थी क्लास स्टार्ट? पहले वाला आपने क्या किया था? कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? पीछे वाला भूल गए? बताओ फिर किसे कहते हैं? शरीर की संरचनात्मक और क्या कहते हैं उसे? उसके बाद क्या किया था? कोशिका की खोज किसने की थी? कौन सी कोशिका की खोज की थी? और जीवित कोशिका की? एंटोनी वान ल्यूवेनहोक। कोशिका के अंग किए थे? कौन कौन से किए थे? सबसे पहले क्या की थी? कोशिका झिल्ली। उसके बाद क्या की थी? कोशिका भित्ति, जो बाहर की तरफ होती है उसको भित्ति बोलते हैं, ठीक है। ये सिर्फ किससे मिलती है? प्लांट्स में। और इसको बोलते हैं हम कोशिका झिल्ली। कोशिका के सारे अंग किस में रहते हैं? कोशिका के सारे अंग किस में रहते हैं? कोशिका झिल्ली में। जैसे यहाँ पे रख दिया हमने माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बाद रख दिया हमने गोल्जी बॉडी, फिर रख दिया वॉक्यूल्स रसदानी, उसके बाद राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, ठीक है। और बीच में क्या रहता है? केंद्रक, जो पूरी कोशिका को कंट्रोल करके रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कर रहा था? ऊर्जा दे रहा था। गोल्जी बॉडी क्या कर रहा था? परिवहन, ऊर्जा का। वॉक्यूल्स रसदानी क्या कर रही थी? जल संग्रह। राइबोसोम क्या कर रहा था? प्रोटीन। प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? प्रोटीन फैक्ट्री कौन है? सेंट्रोसोम क्या कर रहा था? कोशिका विभाजन। लाइसोसोम आज करना है। लाइसोसोम क्या है? इसमें एक एंजाइम होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग बोलते हैं। अभी करेंगे इसको, ठीक है। बीच में क्या था? न्यूक्लियस, केंद्रक। बीच में क्या था? न्यूक्लियस, केंद्रक। केंद्रक क्या करता है? पूरी कोशिका पर कंट्रोल करता है। ब्रेन ऑफ सेल कौन है? ब्रेन ऑफ सेल न्यूक्लियस या केंद्रक, ठीक है। उसके बाद जो न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर जो भरा रहता है उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियस प्लाज्म या फिर केंद्रिका द्रव्य। केंद्रिका। और जो कोशिका के बाहर भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। याद रखिएगा, जो केंद्र के अंदर भरा रहता है उसको बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य, और कोशिका के अंदर भरा रहता है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। लाइसोसोम करें। लाइसोसोम लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे। लाइसोसोम की खोज डी डुबे। लाइसोसोम क्या करता है? जैसे हमारी जितनी भी कोशिका थी, इसमें से कोई भी कोशिका अगर ढंग से काम नहीं करेगी तो ये क्या करेगा? अपने अंदर से एंजाइम छोड़ देगा। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से ऊर्जा नहीं बनाएगा तो इसमें क्या करेगा? ये अपना एंजाइम छोड़ देगा, ठीक है। उससे क्या होगा? ये जल के खत्म हो जाएगा और फिर बाद में नया माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, ठीक है। अगर कोई भी काम नहीं करेगा तो ये खुद को फाड़ देगा। उससे क्या है? उसको एटम बम भी बोलते हैं, खुद को फाड़ देते हैं तो, ठीक है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? एटम बम।
कौन सा एंजाइम मिलता है इसमें? लाइसोसोम में एंजाइम हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हिंदी में क्या बोलते हैं? जल अपघटक एंजाइम। जल अपघटक एंजाइम। ये एंजाइम क्या होता है? बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम होता है, यानी किसी भी कोशिका के अंग पर पड़ गया तो इसको क्या करेगा? जलाकर खत्म कर देगा। जैसे कई बार चोट लग जाती है, हाथ पे नील जम जाती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है? ये लाइसोसोम खुद को फाड़ देता है, उसके बाद वो जमी कोशिका, जो भी मरी हुई कोशिका होती है, उसको वापस खत्म कर देता है वो, और फिर बाद में वहाँ पे नई कोशिका का निर्माण होता है। धीरे धीरे हाथ बिल्कुल ठीक हो जाता है। जम जाती है ना नील, उसमें यही होता है, कोशिका मर जाती है, उस वजह से नील जमती है, ठीक है। और उसको ठीक करने के लिए अगर वो पड़ी रहेगी तो हमारा हाथ खराब हो जाएगा। जैसे एक कोई आदमी मर जाता है तो पड़ा पड़ा कैसे हो जाता है वो, है ना, ऐसे ही कोशिका का होता है। तो उसको भी ठीक करने के लिए शरीर के अंदर क्या होता है? लाइसोसोम एंजाइम होता है, जो उसको जला के खत्म कर देता है, और उसके बाद फिर नई कोशिका का निर्माण होता है, ठीक है। कौन सा एंजाइम है इसमें? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये क्या करता है? खुद को फाड़ भी देता है, कोशिका का पाचन भी कर देता है। कोशिका का पाचन कौन करता है? कोशिका का पाचन कौन करता है? लाइसोसोम करता है ना, लाइसोसोम के अंदर होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कोशिका पाचन भी कहते हैं लाइसोसोम को। उसके बाद सुसाइड बैग भी कहते हैं। सुसाइड बैग मतलब कोशिका जब खराब हो जाती है, मर जाती है, तो उसके अंदर इसकी कब्र को कहते हैं सुसाइड बैग, ठीक है। कोशिका की कब्र सुसाइड बैग कौन है? लाइसोसोम। और खुद को फाड़ देता है वो भी कौन है? लाइसोसोम। एटम बम। लाइसोसोम, ठीक है। आत्महत्या की थैली खुद को फाड़ देता है, और कौन है? कोशिका का पाचन कौन करता है? लाइसोसोम। याद रह जाएगा, पेपर में पूछ ले। सुसाइड बैग किसे कहते हैं? लाइसोसोम को। जैसे कोशिका मर जाती है तो इनकी कब्रिस्तान यह हो गया, लाइसोसोम हो गया। और जैसे आरबीसी होती है, आरबीसी की कब्र कौन सी होती है? आरबीसी का जीवन काल भी तो 120 दिन का होता है, उसके बाद वो भी तो कई जगह खत्म होती है। उनका कब्रिस्तान कौन सा है? आरबीसी की कब्र। आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, ठीक है। आरबीसी की कब्र कौन सी होती है? स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा। आरबीसी में क्या नहीं होता? लाइसोसोम नहीं होता। आरबीसी की कब्र होती है स्लीम, स्प्लीन, तिल्ली या प्लीहा। उसके बाद है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे। किसने किया? जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया? पुरकिंजे ने। ये क्या होता है? कलरलेस होता है। जीव द्रव्य कैसा होता है? कलरलेस। जीव द्रव्य कैसा होता है? कलरलेस होता है। इसमें 80% जल होता है, बाकी अन्य पदार्थ उसके अंदर भरे होते हैं, ठीक है, द्रव्य के अंदर। कौन कौन सा होता है जीव द्रव्य? कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य।
कोशिका द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य। केंद्रिका द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और कोशिका द्रव्य को बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये द्रव्य कौन कौन से होते हैं? कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य। जो केंद्रक के बीच में भरा रहता है, ये न्यूक्लियस है हमारा, जो केंद्र के बीच में भरा रहता है इसको हम बोलते हैं केंद्रिका द्रव्य। और जो कोशिका के अंदर भरा रहता है उसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। ठीक है, जो केंद्रक में भरा रहता है वो है केंद्रिका द्रव्य, और जो कोशिका में भरा रहता है वो है कोशिका द्रव्य। उसके बाद है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला ये किस में मिलता है? एनिमल सेल में। सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हमारे हाथ पे ये छोटे छोटे रोए हैं, इनको क्या बोलते हैं? सीलिया एंड फ्लैजिला बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई क्रीम लगाते हैं तो वो अंदर चली जाती है ना हाथ से, तो ये क्या करता है? अवशोषण का काम भी करता है। सीलिया और फ्लैजिला पता चल गया क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हमारे हाथ पे बाल होते हैं ना, उसी को बोलते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। ठीक है, एनिमल सेल में मिलता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। एनिमल मतलब जितने भी स्तनधारी जीव हैं। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हम क्रीम लगाते हैं हाथ पे, उसको सोख लेते हैं ना। फीडिंग एंड मूवमेंट। फीडिंग मतलब अवशोषण, और मूवमेंट गति में सहायक होता है। ठीक है, गति में सहायक होता है। ये कोशिका के हिलने डुलने में मदद करता है। सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ लिख लो आउटर पार्ट में होता है, यानी शरीर के बाहरी भाग में मिलता है। प्लांट सेल में ये नहीं होता। ठीक है, फीडिंग एंड मूवमेंट का काम करता है। फीडिंग मतलब अवशोषण, जैसे हमने कोई क्रीम लगाई, तेल लगाया तो उसका अवशोषण हो जाता है ना अंदर, फीडिंग का काम करता है। मूवमेंट यानी कोशिका में हिलने डुलने या गति का काम करता है। ठीक है, उसके बाद बड़े साइज के बाल को क्या कहते हैं? छोटे साइज के बाल को क्या कहते हैं? बड़े साइज के बाल को क्या कहते हैं? फ्लैजिला। और छोटे साइज के बाल को सीलिया। क्या होता है? फ्लैजिला सीलिया से बड़ा होता है। ठीक है, फ्लैजिला सीलिया से बड़ा होता है। सीलिया एंड फ्लैजिला क्या होता है पता चल गया? किस में मिलता है? एनिमल सेल में। किस में मिलता है? एनिमल सेल में। प्लांट सेल में नहीं मिलता। क्या काम करता? कहाँ पे मिलता है ये? शरीर के बाहरी भाग, आउटर पार्ट में। कैसा होता है ये? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कैसा होता है? हेयर लाइक स्ट्रक्चर।
फीडिंग मतलब अवशोषण करना, जैसे वो क्रीम लगाई है, और मूवमेंट गति प्रदान करना, ठीक है। कोशिका के हिलने डुलने में मदद कौन करता है? सिलिया एंड फ्लैजिला। बड़े साइज के बाल को क्या कहते हैं? और छोटे साइज के बाल को? उसके बाद नेक्स्ट लवक। इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। खोज की थी इसकी हिकल ने। किसमें मिलता है? सिर्फ प्लांट सेल में। कितने प्रकार के होते हैं लवक? 3 प्रकार के। क्लोरोप्लास्ट, दूसरा ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या कह रहे हो? हरे रंग का। हरित लवक बोलते हैं हिंदी में इसको। क्लोरोप्लास्ट को क्या बोलते हैं? हरित लवक। हरित मतलब हरे रंग का। हरे रंग का तो किस में मिलेगा? पत्ती और तने में। हरे रंग की पत्ती होती है, किस में मिलेगा? पत्ती या तना में, ठीक है। क्या काम करता है ये? भोजन का निर्माण। क्या करता है? भोजन का। क्वेश्चन आपसे पूछे भोजन का निर्माण कौन करता है, तो क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। यह के क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस, या फिर बोल सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या करते हैं? ये अपने भोजन का निर्माण करते हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के अंदर मिलता है मैग्नीशियम। ठीक है। भोजन निर्माण का काम कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। इसके बाद है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक। अवर्णित लवक। अवर्णित मतलब बिना रंग का। कहाँ मिलेगा ये? जड़ या मूल में। जड़ या मूल में। अवर्णित लवक कहाँ मिलेगा? जड़ या मूल में। ये क्या काम करता है? ये तो भोजन का निर्माण कर रहा था, ये क्या करेगा? भोजन को संग्रहित करके रखेगा, भोजन को इकट्ठा करके रखेगा, भोजन का संग्रह करता है। यानी पतझड़ का मौसम होता है ना, जब पौधे अपने भोजन नहीं बनाते तब वो क्या करते हैं? भोजन जो संग्रह किया होता है उसी को खाते हैं वो, ठीक है। नया भोजन नहीं बनाते उस टाइम, वो पतझड़ के मौसम में। तो वो किस में होता है? अवर्णित लवक में होता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट को बोलते हैं वर्णित लवक। वर्णित लवक। क्रोमो मतलब रंग, प्लास मतलब लवक, ठीक है। तो रंग प्रदान करता है। ये क्या करता है? जो संग्रहित भोजन है, जो हमने भोजन इकट्ठा कर रखा है, उसको संग्रहित भोजन को क्या करेगा? रंग प्रदान करेगा। संग्रहित भोजन को रंग प्रदान
करता है? क्रोमोप्लास्ट का मेन काम क्या है? रंग प्रदान करना। क्वेश्चन आपसे पूछे क्रोमोप्लास्ट का मेन काम क्या है, तो रंग प्रदान करना। रंग प्रदान करता है ना ये। जैसे एग्जांपल देखो, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण। गाजर का रंग किससे है? कैरोटीन से। टमाटर का लाल रंग लाइकोपेन। पीला रंग फलों का पीला रंग कह दो, या तो किससे होता है? जेंथोफिल के कारण। चुकंदर का रंग बीटानून के कारण। ठीक है, लवक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लास्टिड। लवक की खोज किसने की थी? हिकल ने। कितने प्रकार के होते हैं लवक? कौन कौन से? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं हरित लवक। हरित मतलब हरे रंग का। कहाँ मिलेगा? पत्ती या तने में। क्या करते हैं ये? भोजन का निर्माण। ल्यूकोप्लास्ट अवर्णित लवक किस में मिलेंगे? ये क्या करते हैं? भोजन का संग्रह। यानी जब पतझड़ का मौसम होता है तब पौधे अपना नया भोजन नहीं बना सकते, तो वो क्या करते हैं? अपने संग्रहित भोजन को ही खाते हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा है क्रोमोप्लास्ट वर्णित लवक। ये क्या करते हैं? संग्रहित भोजन को रंग प्रदान करते हैं। क्रोमोप्लास्ट का मेन काम क्या है? रंग प्रदान करना। ठीक है। गाजर का रंग, टमाटर का लाल रंग, पीला रंग, चुकंदर का रंग बीटानून। उसके बाद नेक्स्ट है गुणसूत्र क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर ने की। क्रोमोसोम की खोज किसने की? वाल्डेयर ने। गुणसूत्र के अंदर क्या मिलते हैं? जीन मिलते हैं। गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं। जो क्या करते हैं? आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का आदान प्रदान करते हैं। और क्या ये आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं?
क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, कहाँ उपस्थित होते हैं गुणसूत्र? केंद्रक में उपस्थित होते हैं। पढ़ के आए थे ना पीछे, केंद्रक में क्या आता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर क्या आता है? डीएनए। गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होते हैं? केंद्रक में उपस्थित होते हैं। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? संख्या में पूछ ले तो मानव में गुणसूत्र संख्या में 46, ठीक है। और जोड़े में पूछ ले तो 23 जोड़े, ठीक है। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? संख्या में, और जोड़े में, मेल में 44 प्लस 2 कौन से होते हैं? एक होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। फीमेल में 44 प्लस 2, दोनों कौन से होते हैं? एक्स एक्स, ठीक है। उसके बाद है गुणसूत्र में, यानी जो केंद्रक है हमारा, केंद्रक है, जब इसको फाड़ेंगे, केंद्रक को, तो उसमें से क्या निकलता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में किस आकृति के निकलते हैं? ये इस आकृति के गुणसूत्र निकलते हैं। कितनी संख्या होती है इनकी? 46। कितनी संख्या में निकलते हैं? 46। यानी जब हम केंद्र को फाड़ेंगे, इस संरचना के, ये संरचना बनाई है मैंने, इस संरचना के आपको गुणसूत्र मिलेंगे। ये कितने होते हैं संख्या में? 40, ठीक है। केंद्र को फाड़ेंगे तब क्या निकलेंगे? इस संरचना के 46 जोड़े, यानी 23 जोड़े और संख्या में 40, ठीक है। उसके बाद मनुष्य में कितने होते हैं? 46। और बंदर में मनुष्य में 40, बंदर में 42। मनुष्य में 40, बंदर में 42। चिंपैंजी आलू में, तंबाकू में, तीनों में कितने होते हैं? 48। नहीं, चिंपैंजी में भी 48, आलू में भी 48 और तंबाकू में भी 48, ठीक है। शेर, बिल्ली, टाइगर, इन तीनों में कितने होते हैं? 38। हाथी में होते हैं 56। घोड़े में 64। अठहत्तर, ठीक है। मनुष्य में कितने होते हैं? बंदर में, चिंपैंजी, आलू, तंबाकू,
शेर, बिल्ली, टाइगर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता। ये चिंपैंजी के 48 अलग है, आलू 48 अलग है, ठीक है ना। तीनों के सेम थे इसलिए मैंने इकट्ठा लिख दिया, ठीक है। क्रोमोसोम कहाँ उपस्थित रहता है? कोशिका के कितने क्रोमोसोम रहते हैं? कितने रहते हैं? कितने जोड़े रहते हैं? क्रोमोसोम को फाड़ेंगे तो क्या निकलेगा? क्रोमोसोम को फाड़ेंगे तो क्या निकलेगा? डीएनए, आरएनए और जीन। क्रोमोसोम को फाड़ेंगे तो क्या निकलेगा? डीएनए, आरएनए और जीन निकलेगा, ठीक है। शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? क्रोमोसोम। क्वेश्चन लिख लो। शरीर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? क्रोमोसोम। हमारे शरीर के सारे अंग जोड़े में रहते हैं, जैसे कान दो, आंख दो, हाथ दो, पैर दो, तो क्रोमोसोम भी क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं, ठीक है। मेल में थे 44 प्लस 2, दो कौन से थे? एक्स, वाई। फीमेल में 44 प्लस 2, दोनों कौन से थे? एक्स और एक्स। इस 44 को बोलते हैं ऑटोसोम। इस 44 को क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और इस 2 को बोलते हैं ऑरोसोम। ऐसे इसमें, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑटोसोम, इस 2 को बोलते हैं ऑरोसोम। याद रखिएगा, 44 को क्या बोलते हैं? ऑटोसोम, और 2 को ऑलोसोम। उसके बाद है कोश का विभाजन। सबसे ज्यादा जो होता है वो किस में होता है? सबसे तेज कोश का विभाजन किसके अंदर होता है? किस में होता है? लीवर है। अगर उसके बाद पूछे रिप्रोडक्शन पूछ ले तो सबसे तेज रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोटिक में। सबसे जल्दी रिप्रोडक्शन प्रोकैरियोटिक में। क्या कह रहे हो? जैसे विषाणु, जीवाणु, ये क्या कहते हैं? बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं, जल्दी फैलते हैं ना। ये एग्जाम्पल इसका है जैसे जीवाणु, विषाणु, ये बहुत तेजी से रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। कोश का विभाजन कितने प्रकार से होता है? कोश का विभाजन 3 प्रकार से होता है।
समसूत्री, दूसरा समसूत्री और तीसरा अर्धसूत्री। कोश का विभाजन 3 प्रकार से होता है, कौन कौन सा? असूत्री को बोलते हैं एमिटोसिस इंग्लिश में, समसूत्री को मिटोसिस, और अर्धसूत्री को मियोसिस। ठीक है। असूत्री विभाजन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? कोशिका 2 भागों में टूटती है। ठीक है। असूत्री विभाजन में कोशिका 2 भागों में टूटती है। एग्जाम्पल जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोकैरियोटिक, तथा सूक्ष्म जीव। असूत्री विभाजन किस किस में होता है? जीवाणु, विषाणु, प्रोकैरियोटिक और सूक्ष्म जीव में। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि विषाणु में कौन सा होता है? असूत्री होता है, अर्धसूत्री होता है, समसूत्री होता है, तो क्या आएगा? असूत्री विभाजन। ठीक है। इसमें सबसे आसान विभाजन होता है। सबसे पहले क्या होती है? एक ये तो होता है पेरेंट सेल। सबसे पहले क्या होता है? एक पेरेंट सेल, और ये अंदर वाला होता है न्यूक्लियस बोलते हैं जिसको हम, और बाहर वाला साइटोप्लाज्म। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जो न्यूक्लियस होता है वो 2 भागों में विभाजित होना शुरू होता है। क्या इसमें केंद्रक 1 से 2 बन रहे हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैरियोनिसिस। इस अवस्था को बोलते हैं कैरियोनिसिस। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? न्यूक्लियस कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं। ठीक है। न्यूक्लियस कंस्ट्रक्शन के बाद ये जो बाहर होता है इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ठीक है। इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन। साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन, इसको हम बोलते हैं साइटोकाइन। इस अवस्था को हम बोलते हैं साइटोकाइन। उसके बाद क्या होता है? 2 केंद्रक बनके तैयार हो जाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है। ये 2 केंद्रक बनके अलग अलग, इसमें क्या होगा? न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है। डिवाइडिंग डॉटर सेल, इसको हम बोलते हैं सेल पार्टीशन अवस्था। इसको हम क्या बोलते हैं? सेल पार्टीशन। ठीक है, समझ आ गया? असूत्री विभाजन क्या होती है? कोशिका दो भागों में टूटती है। ठीक है, जैसे जीवाणु, विषाणु, प्रोकैरियोटिक सूक्ष्मजीव इसके एग्जांपल हो गए। सबसे पहले होती है पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में क्या होता है? एक साइटोप्लाज्म होता है, अंदर होता है न्यूक्लियस। ठीक है, दूसरी अवस्था होती है कैरियोनिसिस। इसके अंदर क्या होती है? न्यूक्लियस का कंस्ट्रक्शन शुरू होता है। क्या हो रहा है? एक न्यूक्लियस से दूसरा न्यूक्लियस बन रहा है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है। उसके बाद होती है साइटोकाइनिन। इसके अंदर क्या होता है? जो बाहर का द्रव्य साइटोप्लाज्मिक उसका हो रहा है निर्माण, तो क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन। तीसरे में क्या होती है? डिवाइडिंग डॉटर सेल, दो अलग अलग कोशिका बनकर तैयार हो जाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल पार्टीशन। ठीक है, समसूत्री विभाजन किस में होता है? ये कायिक कोशिका में। कायिक कोशिका में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। इसके अंदर क्या होता है? एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है। ठीक है, एक पेरेंट सेल टूटकर दो डॉटर सेल में विभाजित हो जाता है। समसूत्री विभाजन किस में होता है? कायिक कोशिका में। इसमें क्या होता है? एक पेरेंट सेल टूटकर दो डॉटर सेल में विभाजित हो जाता है। और इन दोनों डॉटर सेल के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम समान संख्या में होते हैं। दोनों डॉटर सेल में क्रोमोसोम समान संख्या में होते हैं। ठीक है, इनकी 5 अवस्थाएं होती है। अभी करो, किस किस को करना है? अभी लगभग तो एक ही जन हाथ उठा, बाकी तो नट है। 5 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी होती है? इंटरफेस, प्रोफेस, मेटोफेस, एनोफेस और टेलोफेस। ठीक है, लिखो 5 अवस्थाएं। समसूत्री विभाजन की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 5। समसूत्री विभाजन की 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला इंटरफेस, दूसरा प्रोफेस, तीसरा मेटोफेस, चौथा एनाफेस, पांचवा टेलोफेस। इंटरफेस जो होती है सबसे बड़ी अवस्था होती है। इंटरफेस सबसे बड़ी अवस्था होती है।
इसमें क्या होता है, डीएनए बन जाता है और क्रोमोसोम अलग हो जाता है। डीएनए बन जाता है और क्रोमोसोम अलग हो जाता है। इंटरफेस में क्या होता है, सबसे बड़ी अवस्था होती है, डीएनए का निर्माण होता है और क्या है, क्रोमोसोम जो है वो अलग हो जाते हैं। ठीक है, डीएनए बन जाता है, इसकी जगह आप निर्माण लिख लेना, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैंने सीधा ही नॉर्मल भाषा में बोल दिया। ठीक है, निर्माण हो जाता है। ठीक है, प्रोफेस, इसके अंदर क्या होता है, कहां से, इस पे पूछा था। प्रोफेस, प्रोफेस में क्या होता है, इसमें तुर्क धागे का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। तुर्क धागे को इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिंडर फाइबर। तुर्क धागे का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। किस में होता है ये, प्रोफेस में। तथा केंद्रक क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, केंद्रक का विभाजन हो जाता है। तीसरी अवस्था है मेटोफेज। मेटोफेज में क्या होता है, इसमें तो निर्माण प्रारंभ हुआ था, मेटोफेज के अंदर तुर्क धागा बन के तैयार हो जाता है। स्प्लिंडर फाइबर बता ही दिया। तुर्क धागे का निर्माण पूर्ण हो जाता है। और यह अध्ययन की सुविधा के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, मेटोफेज। अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था। किस में होता है ये, कायिक कोशिका में होता है। अध्ययन की सुविधा के लिए जो मेटोफेज है सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। चौथा क्या था, क्या था, एनाफेज।
सबसे छोटी अवस्था कौन सी है? एनाफेज। सबसे छोटी अवस्था है कौन सी है? एनाफेज। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। क्रोमोसोम और कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। लास्ट थी टेलोफेज। सबसे अंतिम अवस्था होगी, पता ही है, इसमें विभाजन पूर्ण हो जाता है। ठीक है, सबसे अंतिम अवस्था है विभाजन पूर्ण हो जाता है। कोशिका के सभी अंग तैयार हो जाते हैं और तुर्क धागा जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, गायब हो जाता है। कोशिका के सभी अंग तैयार हो जाते हैं और तुर्क धागा गायब हो जाता है। दो क्वेश्चन है। कोशिका में निरंतर होने वाली टूट फूट की भरपाई किस विभाजन द्वारा होती है? कोशिका में निरंतर होने वाली टूट फूट की भरपाई किस विभाजन द्वारा होती है? किस विभाजन द्वारा होती है? समसूत्री विभाजन द्वारा। छिपकली की जो पूंछ कट जाती है वो वापस आ सकती है क्या? किससे आ सकती है? छिपकली और चूहे की पूंछ कैसे आ सकती है? छिपकली और चूहे की पूंछ समसूत्री विभाजन द्वारा वापस आ सकती है। आ सकती है क्या? आ जाती है। ठीक है कि सो गया सारा? जागोगे? बताओ फिर मैंने पांचों फेस कौन सा? कौन सा कौन सा?
इंटरप्रोमेटो एना टेलो। ठीक है, इंटर में क्या होता है, सबसे बड़ी अवस्था होती है, और क्या होता है, डीएनए और क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। इंटरफेस में क्या होता है, डीएनए और क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा था प्रोफेज, इसमें क्या होता है, तुर्क धागे का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। दूसरे फेज में क्या है, तुर्क धागे का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। प्रो मतलब प्रारंभ, ठीक है, तुर्क धागे का निर्माण प्रारंभ हो जाता है, वह केंद्र क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। मेटाफेज में क्या होता है, तुर्क धागे का निर्माण पूर्ण हो जाता है, और क्या है, सबसे अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण अवस्था है। सबसे बड़ी अवस्था थी इंटर, सबसे क्या है ये, सबसे बड़ी अवस्था इंटर होगी। अध्ययन के लिए अब अवस्था कौन सी है, मेटाफेज। सबसे छोटी अवस्था है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, सबसे छोटी अवस्था है, क्रोमोसोम और कोशिका के अंग ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। क्या होता है एनाफेज में, कोशिका के और क्रोमोसोम ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। टेलोफेज क्या है, सबसे अंतिम अवस्था। सबसे अंतिम अवस्था कौन सी है, टेलोफेज। और विभाजन क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। कोशिका के सभी अंग क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं, और तुर्क धागा क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। कोशिका में निरंतर होने वाली टूट फूट की भरपाई किससे होती है, छिपकली और चूहे की पूंछ में कौन से विभाजन से वापस आ जाती है, समसूत्री विभाजन द्वारा। ठीक है, कल आपको जो आज मैंने बंदर के, आलू के, चूहे के जितने भी वो लिखाए है ना गुणसूत्र, ये याद करके आना, आते ही सुनोगे पहले तो कल। ठीक है, फिर आगे करेंगे, और साथ में ये 500 अवस्थाएं। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, लंच कर लो अब।